बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद आपको समा टीवी में खुश आमदीद कहता है। समा टीवी के प्रोग्राम इलेक्शन 2024 का आज हम आगाज़ कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन पूरे महीने पर मुहित है और इस ट्रांसमिशन में हमें मदद कर रहे हैं मुल्क भर में फैले हुए हमारे रिपोर्टर्स, नामनिगार्स और तज़कियाकार। हम वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पर ज़मीनी हकीकतों के साथ मुंसलिक है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एक तरफ़ा प्रोग्राम के तौर पे पेश न करें, बल्कि जो भी चीज़ हकीकत में जहाँ भी हो रही है हम उसको आपके सामने लेके आएँ। और यही एक टेलीविज़न का काम है कि वो गैर जानबदारी को न सिर्फ कहे बल्कि साबित भी करता रहे और इस किस्म की चीज़ें आपके सामने पेश करे जो हकीकत के साथ मुंसलिक हों। मेरे आज के प्रोग्राम का आगाज़ NA 130 से हो रहा है। लाहौर के 3 हलके हैं जिस पे हम बात करेंगे और उसमें पहला हल्का हमने NA 130 लिया। इससे पहले कि मैं हल्के की पॉलिटिक्स पे जाऊं, जो पाकिस्तान की सियासत है उस पे हम बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भुन साहब, मेरे साथ मौजूद हैं अदर सदीक साहब। आइए उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो आज की सूरत हाल है उस पर वो क्या कहते हैं। जी अदर ख़वातीन माफ़ कीजिएगा, हमारे कुछ तकनीकी ख़राबी की बिना पर हम नहीं रब्ता कर पाए अदर सदीक साहब से और एहसन भुन साहब से। तो चलें फिर जो स्टूडियो में मेरे पास दोस्त मौजूद हैं उन्हीं से बात शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहबा, साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नईम हनीफ़ साहब, ये हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं समा न्यूज़ के और नौजवान होने के बावजूद बहुत सारी इत्तलात इनके पास ऐसी होती हैं जो बूढ़े सहाफ़ियों के पास भी नहीं होती। और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरम आसम नसीर साहब। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका रुझान ख़ास तौर पे सियासत को कवर करने के बारे में दूसरे साथियों के मुकाबले में बेहतर है। आप तीनों से मैं एक बात करना चाहूँगा, ये क्या हो रहा है हनीफ़ कि कौन क्या कहना चाहता है? कोई बदला छीन लिया आपने किसी से, वो शोर मचा रहे हैं कि बदला छीन लिया तो इंतखाब ख़त्म हो गया, क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, आप खुद बड़े मंजे हुए तज्ज़ियाकार हैं। मैं सबसे पहले तो जो है ना, आपके शो में ये बात की जा सकती है वरना तो हमारे पर जलते हैं। मैं जिस चीज़ की कमी महसूस कर रहा हूँ आज भी, जब इलेक्शन वन साइडेड हो चुका है इस मुल्क में, न्यूट्रल तज्ज़ियाकारों की कमी महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं आप ही से सवाल कर दूँ कि मुझे 5 तज्ज़ियाकारों की जो है ना वो आप नाम बता दें जो न्यूट्रल बात करते हैं। नहीं, आप चाहते हो कि मेरा झगड़ा पहले प्रोग्राम से ही मैं अपने साथियों के साथ झगड़ा शुरू कर लूं? बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि आज भी जो है हम हक और सच की बात करने से कतराते हैं। करनी चाहिए ना हमें? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि बल्ले को जो वापस लिया गया, इसमें हक और सच के बारे में आप क्या कहें? देखिए, बल्ले की वापसी की हद तक जो है वो बिल्कुल कोर्ट का फैसला है और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये फैसला किया है, उसका हम खैर मकदम करते हैं। और बिल्कुल ये गलत शॉट था, जिस तरह के बानी चेयरमैन गलत शॉट्स खेलते हुए इस वक्त अडयाला जेल में है, इक़्तिदार से जेल तक चले गए, वो गलत शॉट्स खेलते हैं। इससे पहले गलत शॉट था। इससे पहले कि हम भी कोई गलत शॉट खेलें, क्यों ना एहसन भुन साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात शुरू जी प्लीज़। जी एहसन, कैसे हैं आप? एहसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। मेरे ख्याल है फिर तकनीकी तौर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये जब पहला प्रोग्राम है ना, पहला प्रोग्राम। जी एहसन, बिल्कुल एहसन जी, आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हूँ। एहसन, मुझे ये बात बताएं कि ये जो एक सियासी जमात की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका हक आपने छीन लिया, उनके लोगों को डिसफ्रेंचाइज कर दिया, उनके करोड़ों वोटर अब उनका वोट का हक इस्तेमाल करने में कंफ्यूज हैं, वो मेरिज पे जाके वोट डालें, वो किसी बूथ पे जाके वोट डालें, किसी मोर को वोट डालें, किसी वो जो हारमोनियम होता है किसको वोट डालें, ये क्या तरीकाकार है आपके ख्याल में? ये पहले तो मुझे खुशी है कि मैं बड़ी देर के बाद आपको टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, अपने बड़े भाई को, और मेरे लिए ये बड़ी खुशहाइन बात है कि इफ्तिखार साहब आज टीवी स्क्रीन पे मेरे सामने मौजूद हैं। उससे रही अगली बात, आपने कहा छीन लिया, मैंने नहीं छीना, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ये इनसे बल्ला जो छीना है वो शायद इनकी अपनी गलतियों की वजह से और उसके बाद
एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको ना मैं डिस्प्यूट कर सकता हूँ ना कोई और डिस्प्यूट कर सकता है। वो तो डिस्प्यूट कर रहे हैं, नहीं ऐसा वो तो डिस्प्यूट कर रहे हैं। जायजा लिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हेलो ये बोलते रहे, ऐसा आप बोलते रहे जी। मैं ये कह रहा हूं कि फैसले का तनकीदी जायजा लिया जा सकता है, लेकिन जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे ना आप इतराज कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना किसी और को हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन तो है नहीं, एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते हम ये सारी चीजों का एक तनकीदी जायजा लेते रहते हैं। क्योंकि आर्टिकल 215 जो है वो जब तक इसमें मौजूद है आईन में, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी और पार्टी को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब इसमें एक बदकिस्मती की बात यह है कि एक पार्टी के इर्द गिर्द उसके अपने बानी लोग जो है वो उसके आप खुद पीछे लगे हुए हैं, दूसरी पार्टियों को कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने पूछा। ऐसा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, मुझे बताएं कि एएनपी को फिर ये सहूलत क्यों दी गई? मैं अर्ज करने लगा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। गुजारिश ये है कि अब इस पे मैं या आप नहीं कोई बात कर सकते, इसलिए कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, दैट इज लास्ट एंड फाइनल। तो क्या ये आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं एक और माहिर कानून को इस बहस में शामिल कर लूं ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने आ जाए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, उनको भी शामिल करें। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने ये पीटीआई वालों ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैंने तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो कह दिया था कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है इनकी मौजूदी में इलेक्शन फेयर नहीं हो सके। इन सारी पार्टियों ने कहा नहीं यही ठीक है, तो फिर आप इनको चूकने दें और इनको अपना फेस करने दें। अब इलेक्शन के बाद देखेंगे कि क्या होता है। अजहर सदीक साहब, ये आपने एहसन बुन सुनी कि जो कोताही है, जो गलती है, जो खामी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमे में थी, इस बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। आपको इसके बारे में क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। एहसन बून साहब भाई है हमारे, लेकिन इस एहसन बून में और 2022 वाले एहसन बून में जमीन आसमान का फर्क है। यानी क्या पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के करारदादों से आज तक कोई हटा है? यानी आप एक तरफ कह रहे हैं उनको हटाना है और दूसरी तरफ आप उनके फैसलों को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, वो क्या करें? नहीं, बात सुने। नहीं अजहर, वो क्या करें? जब एक हकीकत ये है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, तो क्या उसके खिलाफ जुलूस निकालें, जलसे करें, क्या करें? क्या और अजहर एक सेकंड, अगर जलसे निकालते हैं, जुलूस करते हैं, तो क्या ये फैसला तब्दील हो जाएगा? ओहो, सवाल ये नहीं है, सवाल है रवैयों के ऊपर कि माजी में रवैया क्या था और अब क्या है। वो चले भाई है हमारे, लेकिन मैं बता दूं आपको, पाकिस्तानी तारीख में ये सुप्रीम कोर्ट का दौर एक डिक्टेटर का दौर कहलाएगा। 3 बड़े फैसले ऐसे जो मैं इनको पंचायती फैसले कहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का वो इंतखाब लेना, ये एक डिक्टेटरशिप की निशानी। क्या ये कानून नहीं कहता था? ये जो लॉ था इलेक्शन यही तो बता रहा हूं जी, मैं यही तो बताने लगा हूं ना। किसी सियासी जमा, यानी आपने एक फैसले का इम्पैक्ट क्या है कि आपने एक गैर जमाती इलेक्शन करवा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी, और आर्टिकल 17 यही है। अजहर, मुझे 3 फैसले आपके सामने रखता हूं। अजहर एक सेकंड, इससे पहले कि आप 3 फैसले रखें, मुझे बताएं कि अगर फर्ज करेंगे तमाम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, तो इन पर पाबंदी तो नहीं है कि ये पीटीआई में वापस नहीं जा सकते? क्योंकि पीटीआई को एक सेकंड पीटीआई को बैन तो नहीं किया गया। पीटीआई तो एज ए पार्टी मौजूद है। किसने कहा बैन है? किसने कहा कब बैन है? कहाँ बैन है? कैसे बैन है? सुन लेना मेरे, जी बोलिए। क्यों? और इसके बाद इसका जवाब में एहसन भूमसा, एक सेकंड सदीक, मैदान में नहीं उतार सकती, क्या जुल्म हुआ है? एक सेकंड एहसन, आपने इसका जवाब देना। ये कहते हैं पार्टी बैन होगी है। जी चलिए सदीक साहब आगे। नहीं, पार्टी बैन किस तरह होगी कि कैंडिडेट नहीं आ सकता? कैंडिडेट जो इलेक्ट होके आए, नुकसान है? बात ये है, मैं क्या नुकसान है? मैं एक मेरी बात सुन लीजिएगा। या तो मैं बात कंप्लीट कर लूं, एक बात सुनिएगा, मैं आपको बात
सबसे जो अर्ज करने लगा हूं ना, सबसे पहले जो एक बात करने लगा हूं, ये चूंकि मेरा छोटा भाई जो है ना, ये तो फिर स्पीड पकड़ लेता है, इसकी चाबी वो जो है ना वो लग जाए तो वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनता। आपने जब क्वेरी, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना मैं स्पोक्समैन हूं ना मैं दूसरी बात करता हूं, ये हो सकते हैं, ये तो पीटीआई की, ना मैं किसी फैसले को डिफेंड कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो उसको डिफेंड कर रहा। मैं तो बात आपके सामने की कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा किया, उन्होंने निशानदेही की। इन सारी पार्टियों ने ये कहा कि शायद आप ये इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। भाई खुदारा, हमने क्यों मुलतवी, हम कहते हैं कि 8 फरवरी को ही होने चाहिए। क्या हुआ, मैं समझ गया। अब रही बात इफ्तिखार भाई, इसके नतीजे में ये जो चाह रहे हैं, ये जो बात अब कर रहे हैं, इन्होंने सारों ने बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी उस पे कहा कि नहीं जी ये ऐसा कर रहे हैं, और इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा किसी के इशारे पे कर रहे हैं। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि इनका माजी का हमें पता है। ये तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तकसीम में ये बेचारे एक जो रुड़ गई है उसका एहसन सदीक को बात करने दो। जी सदीक, जी सदीक बोलें, आप बोलें। यानी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का काम ख्वाहिशात पे चलेगा, इनका आइन और कानून पे नहीं चलना कि आइन और कानून क्या कहता है। ये आइन और कानून की पासदारी करना है। खुद ही मेरे भाई ने कबूल कर लिया कि पार्टियों ने कहा पीछे हट जाए। इसका मतलब आइन टूट रहा है, कानून टूट रहा है, हम ख्वाहिशात पे पीछे हट जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। ये सच्चाई है। हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह पर मौजूद है, ऐसा की ना हो, लेकिन ये मानने वाली बात है। कोई डाउट है इसके अंदर? अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं मुझे कर लेने दीजिएगा। अब वजह क्या है, पार्टी किस तरह बयान है, यानी जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भी नशिस्त नहीं ले सकेगी, क्योंकि मैं नॉमिनेशन पेपर दे ही नहीं सकता। और बयान करना क्या होता है। अब आज फैसलों की तरफ 3 फैसले जो हैं ये मुतनाज़ा 3 फैसले हैं। सबसे पहला फैसला पंचायती फैसला 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, यानी तो और कमाल की बात है कि जिस तरह उसको सबूटाज किया गया 90 दिन में, जब हमने कहा इलेक्शन कराने नहीं हुए, 3 दिन पहले इन्होंने असम्बलियां तहलील की वो और 60 दिन में इलेक्शन होने थे, नहीं हो सके। आज भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके, आइन टूट चुका है। सदीक साहब एक मिनट, आपने 2 बातें कही हैं, आइन टूट चुका है, पार्टी बैन हो चुकी है। अब इन दोनों बातों का मुझे जवाब दें ताकि मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाऊं। मैंने जी मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं एहसन बोल, मैं सदीक साहब से पूछा था, मेरा ख्याल है कोई हमारा तकनीकी प्रॉब्लम फिर आ रहा है। आप अभी हमारे साथ मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए आइन टूट चुका है, पार्टी बैन हो चुकी है, और ये भी जो फैसला दिया 57 कमीशन को इख्तियार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम इस सेक्शन को नहीं देखेंगे। अभी क्या हुआ है, सेक्शन 215 जो है आर्टिकल 17 का मुतसादम है। आप पार्टी का टिकट वापस ले सकते हैं, इसका मतलब पार्टी को बैन कर सकते हैं। आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट करके फिर देखेंगे। इसी तरह तीसरा जो काम है वो बुनियाद, मेरा ख्याल है मुझे ख्वातीन हज़रात, मुझे यहाँ पे ख्वातीन हज़रात मुझे सदीक अज़हर साहब से और एहसन मुन साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कुछ तकनीकी मामला ऐसे हैं कि वो हमारे साथ अभी नहीं रह सकते, हम उन्हें लाइन पर रखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो ये मुश्किल हमें आ रही है रिजॉल्व हो जाए। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। जी अनीफ, वो कह रहे हैं कि पार्टी टूट गई है और आइन टूट गया और पार्टी बैन हो गई, आप इस पर क्या कहेंगे? सिर्फ बल्ला टूटा है। और देखिए अगर एक पार्टी सिर्फ एक निशान जो है उसकी मोहताज है तो वो पार्टी नहीं है। ये वही पार्टी है जो अक्सर रात को लाहौर में होती है। मैं अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये अपनी एक गलत शॉट की वजह से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो रिक्वायरमेंट है, आपने वो पूरी करनी है। ये उसी तरह से है 2018 में जो किया था जनरल इलेक्शन में इन्होंने, पीटीआई ने, सुंजियां हो जन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, ये वक्त का पहिया है। 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की दीगर जमातों के साथ किया, आज वही उनके साथ हो रहा है। नसीर, ये अच्छा है कैसा हो,
अगर माजी में कोई गलती हुई है तो फिर क्या इनके साथ भी वो ज़्यादती की जाए? इफ्तिखार साहब, देखिए हमारी तो जद्दोजहद है ही जमहूरियत के लिए, और हम इससे कभी भी इस तरह की कि किसी को भी रोका जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, तो उसकी मैं तो कभी इसकी सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पिच है वो ही कहीं है ही नहीं। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इसमें कोई शक नहीं है इसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कि PTI के जैसे हुए ऐसे ही मुस्लिम लीग नून के भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के भी और दीगर जमातों के होते हैं, माँ सिवाय जमात इस्लामी के। उसके अलावा सबके इसी तरह तो सब पार्टियों को फिर सब पार्टी के साथ, लेकिन लेकिन हुआ ये कि इन्होंने अपना जिस तरह इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी अपने कागज़ पूरे करती है। इन्हें कहा जाता रहा जनाब कागज़ दें, रसीदें मांगते थे रसीदें दें, वो रसीदें नहीं दे सके। जिस जमात की अपनी तंजीम साजी नहीं है, जिस जमात ने कभी भी ग्रॉस रूट लेवल में जाकर अपने लोगों को मुनज़्ज़म नहीं किया, जो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन के ऊपर, जो शौकत खानम का भी डोनेशन चलता था, उसके बाद पार्टी के अंदर भी डोनेशन चलता था, फॉरेन फंडिंग आती थी, वो जमात किस तरह कह सकते हैं कि उनकी कोई नजरियाती सोच होगी? तो जो उनके साथ हो रहा है ये मकाफात अमल है। क्या ये ठीक कह रहा है? क्योंकि आप एक पार्टी में रही हो जिसका ये तस्करा कर रहा है उसकी कोई तंजीम ही नहीं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मैं तो चूँकि मुंसलिक रही हूँ उस पार्टी से, वहाँ पे कॉल और फेल में बहुत तजाद था। हमें हर वक्त कहा जाता था कि ये पार्टी इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कर रही है, मेरिटोक्रेसी को मद्देनज़र रखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये थी कि किसी को कोई इंसाफ वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ पे सिर्फ वन मैन रूल था और आपको तो इंसाफ मिला, यू वर द मेंबर ऑफ द पार्टी इन द पार्लियामेंट। नो, आई वाज इन द पार्लियामेंट, लेकिन मेरी भी जब नॉमिनेशन हुई थी तो वो कहीं और थी, एंड में कहीं और निकली। हमारे वहाँ पे तो लिस्टें कभी इधर फ्लाई करके जाती थी, कभी उधर फ्लाई करके जाती थी। हमेशा आप ये क्या कह रही हैं? हमेशा बानी साहब, आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं उस पार्टी पे? बानी साहब कहते थे जी, मैं हर इलेक्शन से पहले कहते थे मैं एक एक का इंटरव्यू करूंगा। आपने देखा ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक एक बंदे का ज़ाती तौर पे इंटरव्यू किया और उनकी बात सुनी और सारा मामला फिर सेटल हुआ। उन्होंने आज तक कभी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं किया। उनको कुछ नहीं पता होता था, खींचातानी लगी होती थी, कोई इधर से खींचता था, कोई उधर से खींचता था। ये इधर से खींचे वाले, उधर से खींचे वाले, कोई नाम लेंगे, कोई शख्सियत? आपको पता है कि वहाँ पे एक वो शाह महमूद ग्रुप चल रहा होता था, फिर एक तरीन ग्रुप चल रहा होता था, फिर कोई और अपना KP के वो परवेज खटक ग्रुप चल रहा होता था। आप किस ग्रुप के साथ थी? मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं। फिर भी आपको टिकट मिल गया? नहीं, मुझे टिकट जो मिला था ना वो पता नहीं अल्लाह ताला ने दे दिया, वरना कोशिश पूरी की गई थी कि मेरा नाम निकाल के बाहर फेंक दिया जाता। मैं वापस आता हूं, लेकिन चूंकि 12 साल डेडिकेट किए थे, अपना खून पसीना दिया था, इसलिए इग्नोर नहीं कर सके। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इस प्रोजेक्ट की तरफ जो हम मैं थोड़ा सा जो आपने बातें, अगर आपकी इजाजत हो, टाइम भी तो देखना होगा। चलें। इफ्तिखार साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि हम अपने इदारों को इतना बेतौकीर करके अपने फ़ख्र महसूस करते हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बानी ने खुद लगाया था, ठीक है। जब हमें डी-सीट किया गया तब तो ये बड़े खुश थे, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, कसीदे पड़े थे इसी इलेक्शन कमीशन के, और आज उस पर तबर्रे भेज रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट जब इनके हक में कोई फैसला करता है तो वाह करते हैं, और फिर जब इनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो ये रोने पिटने पे आ जाते हैं। ये मेरे ख्याल में ये जो काजी फाइज ईसा ने जो इनका जो बल्ले का जो फैसला आया है, 22 करोड़ अवाम ने पहली दफ़ा डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स देखी हैं, कोई चीज ढकी छुपी नहीं थी, हर चीज ट्रांसपेरेंट थी। मैं ब्रेक पे चला जाऊं? वहां नहीं, एक आखिरी बात देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सियासी अखाड़ा समझेंगे तो वहां तो बात नहीं बनेगी, उधर तो कानून और आइन की बात होगी और एविडेंस मांगा जाएगा। ख्वाजात, यहाँ पे बात हो रही है कि जो फैसला हुआ वो कानून और आइन के मुताबिक हुआ, लेकिन सदीक अदर साहब का कहना है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, आइन पाकिस्तान को दफन कर दिया गया, ये उनकी सोच है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस वक्त ब्रेक पे जाऊँगा, ब्रेक से जब वापस आऊँ तो फिर हम इस गुफ्तगू को आगे जारी रखें। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमें असल में बात करनी थी हल्का 130 पर, और हमने उस हल्के पे बात करने से पहले
जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। आइए चलते हैं रिमल के पास और देखते हैं कि रिमल के पास हमारे लिए उस हल्के के हवाले से और सियासी खबरों के हवाले से क्या कहना है। जी रिमल। बिल्कुल सर, हल्के की जानिब बढ़ने से पहले कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आने वाले इंतखाबात में नून लीग की हमायत करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल नून लीग के 38 जबकि तहरीक इंसाफ के 33 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। बात की जाए पेशे के हवाले से तो नून लीग के 60 उम्मीदवार पेशे के एतबार से ज़मींदार हैं, 53 कारोबारी शख्सियात हैं, 7 उम्मीदवार वकील हैं, 6 का ताल्लुक शोबा तिब से है जबकि बकिया उम्मीदवार सियासत से वाबस्ता हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए गए हैं और उन्होंने पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की 4 जनरल नशिस्तें ख़वातीन उम्मीदवारों के नाम कर दी हैं। और इसके अलावा मैं ऐड करती चलूँ कि PK 25 से पीपल्स पार्टी की सवेरा प्रकाश भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जबकि पार्टी टिकट ना मिलने पर फैसलाबाद से हल्का नंबर NA 97 से आयशा रजब बलोच ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया। मतलब में काफ़ी ख़वातीन एक्टिव हैं और पार्टी ने भी उनको टिकट्स दिए हैं और आज़ाद भी वो लड़ रही हैं। क्या इसके बारे में क्या है आपके पास NA 130 के बारे में? सर हल्का NA 130 अगर 2018 के हवाले से बात की जाए तो ये 125 था। अब के आने वाले इंतखाबात में इस हल्के के कुल पोलिंग स्टेशन 376 हैं, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 6,08,318 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इन इंतखाबात में, और जिसमें मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,23,100 है जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,85,218 हैं। इसके अलावा 2024 के उम्मीदवारों की बात की जाए कि इस बार NA 130 से कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, तो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो बजाते खुद हल्का NA 130 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद साहिबा, और तीसरे कैंडिडेट जो यहाँ पे हैं उनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से जो कि हैं खलीक अहमद भट्ट। अब यास्मीन राशिद साहबा क्या PTI का तो नहीं कोई टिकट है, तो क्या आज़ाद लड़ेंगी यहाँ से? सर नहीं, दरअसल ये हुआ है कि अदालत की जानिब से इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और ये इस मरतबा फिर से 2018 की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इंतखाबात में हिस्सा है, लेकिन इनका निशान क्या होगा? सर निशान के बारे में फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो सकी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम 2018 की जानिब बढ़ते हैं कि 2018 में इस हल्के की क्या सूरत हाल थी। 2018 में हल्का 125 था और इसके बारे में बात की जाए कि तब कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल थे, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की थी वहीद आलम खान ने, जिनका मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने, और तीसरा जो कैंडिडेट हमारे पास मौजूद था वो थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मैमूना हामिद साहिबा। इसमें कितने सूबाई हल्के हैं? 2? सर इसमें इस मरतबा जो है 2 सूबाई हल्के हैं जिसमें कि PP 173 और 174 शामिल हैं, लेकिन 2018 के इंतखाबात में इसके अंदर जो है 3 सूबाई हल्के थे, लेकिन 2023 की जब हल्काबंदियाँ हुई, कुछ रद्दोबदल हुआ इलाकों में, तो इस मरतबा इसके अंदर 2 सूबाई हल्के हैं। 173 की बात की जाए तो इसके अंदर इस्लामपुरा, अनारकली और मजंग का इलाका शामिल है, जबकि PP 174 की बात की जाए तो इसके अंदर बिलालगंज, दाता दरबार और गुलशन रावी के इलाके मौजूद हैं। रिमल जी, अपना आप कुछ कहना चाह रहे थे? खास मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें तस्हीह करना चाह रहा था, रिमल ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी, हम अपने नाज़रीन को बता दें। इसमें 3 हल्के हैं। 170 जो है उसका 4% जो है पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर ऐड हुई है, जबकि ये 173 और 172 वो मेजॉरिटी जो है 173 के 49% है और 47% जो है वो 174 के इसके अंदर है। तो इस तरह थोड़ा सा इसमें चेंज है। मेरा ख्याल है कि चौधरी असद साहब का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मौजूदगी के। साहब लड़ रहे हैं या बिलाल यासीन के मुकाबले में, और एक से भी आपका दूसरा और तीसरा मुकाबला है वो उस हल्के में। हाँ जी, तीसरा। पहले क्या बना था? पिछले दफ़ा क्या हुआ? 2000 पिछले दफ़ा तो मैं लूज़ कर गया था। कितने वोट मिले थे आपको? मुझे 38,000 के करीब। और उसको बिलाल यासीन को? उसको 56 के करीब। तो काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी। तो इस दफ़ा क्या पोजीशन है? देखिए जी, पिछली दफ़ा तो जो PTI ये उस हल्के में इस तरह नहीं थी जिस तरह इस दफ़ा है। गुड। इमरान खान के लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त। कितना फ़र्क पड़ेगा? लफ्ज़ हैं तो फ़र्क कितना था पिछली दफ़ा आपका? हमारा 18,000 वोट का। तो ये लफ्ज़ 18,000 पूरा कर लेंगे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी वोटों से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। उसमें आप क्यों ऐसा कर रही हैं? क्या आपको चौधरी असगर और बिलाल यासीन की जो आपस में
मसाबकत है, जो मुखालफत है, जो इनके दरमियान कश्मकश है, उसको आप नहीं जानती। 2 दफ़ा एक दूसरे का मुकाबला वहाँ पे कर दिया। ठीक है, ठीक है। वो के हवाले से सोच रही हूँ कि 3 दफ़ा इलेक्शन हुआ, तीनों दफ़ा वहाँ पे नून लीग जीती है। मेरे साथ बिलाल यासीन, अगर ये समझते हैं कि इन्होंने जीतना है तो फिर इनकी खामख्याली है। मेरे साथ बिलाल यासीन साहब लाइन पर हैं, मैं उनसे बात करूँ। जी बिलाल, आप मेरे साथ हैं? बिलाल आप मेरे साथ? बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। बिलाल, ये चौधरी मोहम्मद अजहर साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में। आपका और इनका बड़ा मुकाबला रहा माजी में भी और अब भी इनके साथ मुकाबला होने जा रहा है। चौधरी असगर का ये कहना है कि मेरी गुजारिश ये है जी, मेरी गुजारिश ये है कि मैं सॉरी मैं लेट हो गया, मैं अपनी मीटिंग्स में था। प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि मेरे भाई हैं, मुझे एहतराम है। मेरा कब मुकाबला हुआ? जब भी मुकाबला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंफर्टेबली जीता हूँ। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा। अब ये पिछला जो नहीं बिलाल सर, तो इसमें क्या, अब इससे मुकाबला होता है कि अगर मैं 20,000 की लीड से अगर जीत जाऊं तो ये मुकाबला है। अब आप बादशाह हैं, टेलीविजन पे बैठे हुए, आप जो मर्जी बनाई जाए। हम तो भाई इनको मेरा ख्याल 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा के 4 दफ़ा हरा चुके हैं। अब मुझे तो सच्ची बात है पता नहीं है, मुझे इनका एहतराम है। बात तो ये है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स की ना कोई डायमेंशंस अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ कैंपेन के दौरान नहीं निकलते, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टीन्यूसली लोगों के साथ हम कनेक्शन में रहते हैं और उसी बेस पे लोग मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। बिलाल मुझे याद पड़ता कि बिलाल मुझे आप एक सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे, कि इस दफ़ा जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या ये मुकाबला आप समझते हैं संजीदा मुकाबला होगा कि आपको एक तरफा ही कामयाबी हासिल हो जाएगी? नहीं, अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग अल्लाह ताला की मेहरबानी से और लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह कंफर्टेबली जीतेंगे। जब हम कहते हैं कंफर्टेबली जीतेंगे तो पिछली दफ़ा आपका और चौधरी मोहम्मद अजहर का कितना फ़र्क था वोटों का? मेरा ख्याल है कि 20,000 का होगा। अगर बैठे हुए हैं तो ये बता सकते हैं। उन्होंने बताया तो आधे सेकंड में रिजल्ट सामने पड़ नहीं, उन्होंने यही बताया है जो आप कह रहे हैं, उन्होंने यही बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के चाहने वालों की तादाद में 2018 से इजाफा हुआ है? क्या ये हकीकत है या नहीं है? ये तो मैंने जब आप मेरे पास तशरीफ लाए थे, आपको याद होएगा, हमारे गली मोहल्लों में 2017 में भी यही कहा जा रहा था कि जब बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त एक खातून 2 ख़वातीन इलेक्शन लड़ी थी। एक तरफ कलसूम नवाज थी, एक तरफ यास्मीन साहबा थी। उस वक्त भी आपको याद होगा मेरे साथ आप रोड शो पे गए थे कि मैं बड़ा टफ देख रहा हूँ। मैंने कहा था जी कंफर्टेबली जीतेंगे, उस वक्त भी जीत गए थे। उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन आया तो उस वक्त भी यही बात कही कि क्योंकि कलसूम नवाज नहीं है, अब एक सियासी कारकुन है, तो इस दफ़ा तो हर सूरत में वो मोहतरमा जीतेंगी जिनको यास्मीन साहबा जान के कहा जाता है। तो वो उस वक्त भी वो 18,000 से हार गई थी। तो इसका मतलब तो भाई ये बिल्कुल आपको हाथ बिलाल, इसका मतलब है कि हाथ जोड़ के आपको कहना है और इंशाल्लाह कंफर्टेबली कहना है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो भी आएगा अल्लाह ताला अपना खास करम करेगा और हम कंफर्टेबली जीतेंगे। बिलाल, ये हमारे सामने तो हाथ मत जोड़ो, हम तो मजदूर आदमी हैं, आपकी तरह सियासत में नहीं हैं और इतने इलेक्शन ना कभी देखे ना कभी मैं कतई नहीं। देखिए इफ्तिखार भाई, मैं कतई नहीं, मुझे बताएं कि पूरे लाहौर में कोई बंदा है जो दिन रात लोगों में रह के जस्ट इलेक्शन लड़ता है, तो मुझे जरूर मेरे साथ शेयर करिए। बिलाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आपका ख्याल है कि जो मुकाबला फिर होने जा रहा है यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ, क्या ये उतना ही मुख्तलिफ नहीं होगा जितना 2018 में था? क्योंकि 2018 और आज 2023 में फ़र्क है। जी देखिए, ये जो हल्का है ना, ये वफा वाले लोगों के साथ चलता है। तो इन्होंने हर सूरत में मियां नवाज शरीफ, क्या तो कोई बंदा भी नॉमिनेट हो गया ना यहाँ से, तो उनको भी जितवा दिया। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू पीपल, कि अनएक्सपेक्टेड था कि जी 2018 में कोई एक गैर मकबूल बंदा, वो डॉक्टर यास्मीन जो उनको पंजाब की प्रोविंशियल हेड कहा जाता है, उनके मुकाबले पे आएगा और इलेक्शन में ठहर सकेगा। और मैं अकेला चीख के कहा करता था कि आप फिक्र नहीं करें, हम कंफर्टेबली जीतेंगे। और हुआ तो वही जो खादम ने बात की थी। बिलाल खादम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप यास्मीन राशिद की जिद्दोजहद, मेहनत और हिम्मत और कोशिश को देख नहीं चुके माजी में? देखिए, मुझे कहने का मौका दें, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो वोट जो लेना है ना जी, देखिए मुझे वोट जो लेना है, मुझे लेना है कि मैं इलाका जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मैं लोगों को क्या डिलीवर किया? आपने डिलीवर नहीं किया, आपने डिलीवर नहीं किया। एक प्रोजेक्ट बता दे, ये ताकतें कुल रहे नहीं, बिलाल आपने भी डिलीवर नहीं किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी डिलीवर नहीं किया। लोगों के मुश्किलात वैसे हैं, मसाइल वैसे हैं। मैं आज 2 पैकेजेस देख रहा था जो समा के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पे जाके बनाए हैं। देखिए पैकेज बनाना, देखिए इफ्तिखार भाई इस तरह है, इफ्तिखार भाई मुझे अर्ज करने दे, पैकेज इस तरह है कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने ये पाकिस्तान दिया, आप मुझे ये माइक दे दें, मुझे टीम दे दें, मैं उनके अगेंस्ट आपको पैकेज बना के दिखा देता हूं। पैकेज से मैं नहीं करता, मुत्तफिक नहीं होता। बिलाल एक सेकंड ठहरिएगा, मुझे चौधरी मोहम्मद अजहर को भी इस डिबेट में शामिल करने की इजाज़त है आपकी तरफ से? अगर है तो मैं उनसे 1-2 सवाल कर लूँ या वो आपसे है, बट मुझे काइंडली मेरा पार्ट कर ले। मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ अपने भाई के लिए। ज़्यादा से बिलाल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जी असगर, आपको कुछ सवाल करना है बिलाल के बाद? इस तरह जी, बिलाल भाई है हमारे, हम एक ही हल्के में रहते हैं और वहीं पे अरसा दराज से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि ये हल्का वफा का साथ देता है, तो नून लीग में वफा किसने की है आप मुझे बताएं? क्या नवाज शरीफ ने हल्के के साथ वफा की है? उस हल्के की जाके आप सूरत हाल देख ले, वो वज़ीर आज़म का हल्का रहा है। और जो इन्हें ये गलत फहमी है कि वहाँ कंफर्टेबली जीत जाऊँगा, ये वक्त बताएगा। और 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा बात करने का। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अगर मैं किसी के घर फातिहा पढ़ने चला जाऊँ ना, तो ये पीछे से अल्लाह के फजल से पुलिस वहाँ भेज देते हैं उनके घर में कि जी ये शख्स फातिहा पढ़ने आया वहाँ पे, तो उन घर वालों को पकड़ ले। ये पुलिस की मदद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके बावजूद हम इन्हें अबरतनाक शिकस्त देंगे। जी बिलाल, ये इसका एक इल्ज़ाम, इसका जवाब दीजिए ताकि मैं ब्रेक पे जाऊँ। मुझे बताएं, कभी आपने कहा है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? आपने हमेशा, मेरे भाई हो आप ये इलेक्शन साइड पे रखे, हमारा एक दूसरे के साथ एहतराम का रिश्ता है वो कायम रहना चाहिए। आपने जितने इलेक्शन भी लड़े हैं आपने यही बात कही है कि जनाब मैं बड़ा कंफर्टेबली जीत रहा हूँ, अल्लाह ताला खास तर्स करता है। हम 5 साल 365 दिन हल्के में होते हैं मेरे भाई। अब मेरे भाइयों, आप सिर्फ इलेक्शन में आते हो, माफ करना, मैंने आपको कह दिया ना, अब सिर्फ इलेक्शन में आते हो मेरे भाई। और बिलाल भाई, मेरी तो रहायश भी उसी हल्के में है, आप तो वो हल्का छोड़ के वहां से जा भी चुके हैं भाई, और हम दिन रात वहीं बैठे हैं। भैया रहायश एक गली में होती है, रहायश मेरा भाई एक गली में होती है, हजारों और हल्का इस बात का गवाह है, जाना होता है। आप भूल रहे हैं कि 4 साल आपकी गवर्नमेंट रही है। मुझे चले एक काम तो गिनवा दे, एक रोड गिनवा दे जो आपने 4 सालों, जब आपने कहा प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, आपकी जो एमएनए की कैंडिडेट थी वो फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ घूम रही थी। आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में जिसकी गवर्नमेंट होती है चलती उसकी है। आप मुझे एक काम तो गिनवा दें। आपको आप दीनदार आदमी हैं, मैं आपको सैकड़ों 20 काम मैं गिनवा देता हूं। कोई एक काम बता दें जो 4 सालों में आपने इलाके की फलाह के लिए किया हो। यहाँ पे आप इलाका घूम लें, इसी इलाके में कोई गली, कोई मोहल्ला बता दे जो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके टाइम पे उनके नुमाइंदों ने उस पे उनकी जो बिलाल यासीन साहब, चौधरी असगर साहब, मेरे पास अब इस सेगमेंट में ये वक्त ख़त्म हो गया। आपकी गुफ्तगू लोगों ने सुनी, वोटरों ने भी बात सुनी होगी। अब देखते हैं कि वोटर क्या फैसला करते हैं, किसको वोट देते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। ख्वाजा जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजात। आपने गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनी 2 दोस्तों के दरमियान जो उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का। कौन क्या कह रहा था, किसने क्या कहा, ये फैसला आप करेंगे। हम तो सिर्फ आप तक इनके ख़यालात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैंने प्रोग्राम में एक ऐसे दोस्त को दावत दी है जिसका तल्लुक़ इल्म नजूम से है, एस्ट्रोलॉजी से है। बड़ा कहते हैं असर होता है इसका भी इलेक्शनों पे। तो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि इस हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है इसमें क्या होगा। जी अजमल साहब। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब। मैंने ना पहले जो इस हल्के का एनालिसिस किया 2002 से लेके 2018 के दरमियान जो प्लानिटरी कंडीशन थी, थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि टाइम का ख्याल रखिएगा। बात करूँगा इस पे जो मोस्टली 99% बल्कि 100% नवाज लीग जीते, उनकी पार्टी जीती क्योंकि उनके प्लानिटरी कंडीशन उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि अब यास्मीन राशिदा साहब वो 2013, 17, 18 के इलेक्शन लड़ी हैं और उनको उस वक़्त वो नंबर 2 पे रहीं और वो शिकस्त खा गई।
अब इफ़ यू कंपेयर दिस पोजीशन नो यास्मीन राशिदा, उसके 6 सियारे उठ के उसके असेंडेंट में चले गए, जिससे उसकी 6 सियारे हाँ। मुख्तलिफ लोग, नस्लों के लोग, मुख्तलिफ फार्मेशन के लोग उनकी तरफ आते हैं, बट उनका अनफॉर्चुनेटली उनका छठे का लॉट जो चौथे का लॉट छठे में गया तो वो कैद में चली गई, क्योंकि इस वक्त वो जेल में और जो निकलती हुई नज़र नहीं आई। बट उनकी पोजीशन, ये मैच जो होगा ना नवाज शरीफ के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि ये इस वक्त वो सिंपथी के वोट भी लेंगी और उसके भी अपने पावर के भी लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एंड रिज़ल्ट है वो नवाज शरीफ साहब का वीनस इतना स्ट्रॉन्ग बैठा है, अल्टीमेटली वो जीत जाएंगे इस हल्के से। यास्मीन राशिदा एज यूजुअल, जैसे पीछे 3 दफ़ा यास्मीन राशिदा नाम है, यास्मीन राशिद नाम है उनका? यास्मीन राशिद है, तो आप राशिदा कह रहे हैं तो फ़र्क पड़ जाएगा। हे के भी नंबर तो हे से स्टार नहीं उनके चेंज हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ से करेंगे, लेकिन मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा। और उस पर मे बी सर ये इसमें भी है कि मे बी एट द 11th और शी कैन विड्रॉ फ्रॉम द इलेक्शन। क्या उसके स्टार्स में लिखा हुआ है? जी, आप कह रहे हैं ना कि आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बिकॉज ये तो खबर बन जानी है कि सितारों के मुताबिक मुमकिन है कि यास्मीन राशिद साहब आखिरी वक्त में विड्रॉ कर जाएं इंतखाबात से। एक बंदा बंद पड़ा है ना, तो वो मे बी वो उस तरह खुल के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनको जो वोट पड़ना पड़ेगा ज़रूर, बट चांसेस इज़ देयर कि वो विड्रॉ कर जाएंगे, या खुल के सामने नहीं आएंगी। फिर क्या आप बात कर रहे हैं? देखिए सर, विड्रॉ करने के चांसेस है 20%। आपके सितारे कंफ्यूज नहीं लग रहे आप? नहीं सर, मैं कंफ्यूज नहीं, आप नहीं कंफ्यूज, आपके सितारे जो पढ़ रहे हैं सर, सितारे बड़े क्लियर हैं। हाँ। इलेक्शन का दिन बड़ा पीसफुल होगा। 8 को इलेक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है? अब होगा और पीसफुल होगा, लेकिन उससे 2 दिन बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर में गवर्नमेंट आना शुरू हो जाएगी। 2 दिन के बाद ही? अभी इलेक्शन हुआ नहीं और 48 घंटे के बाद प्रेशर में आना शुरू करें? मतलब आप समझते हैं कि ये जो इस सियासी जमात के वर्कर हैं ये सड़कों पे आ जाएंगे और ये नताइज को नहीं मानेंगे? सर, अनसर्टनिटी कोई क्रिएट होगी जिससे काफ़ी प्रेशर में आएगी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो निगरान होगी ना सर। जो भी निगरान गवर्नमेंट भी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी प्रेशर में आएगी। क्यों भी नसीब? मैं इस चीज़ के ऊपर देखें, एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि जो अदम इस्तेकाम वाला मामला है ना, वो अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बैट का जो सिंबल हुआ है, जिस तरह देखें चौधरी अस्कर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी तरह हर हल्के में पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इनका इल्ज़ाम अपनी जगह है कि जी हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, लेकिन देखें उनके पीछे पुलिस है जो इश्तिहारी है। ये इश्तिहारी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने हल्के में भी जा रहे हैं। लेकिन इशू यही है कि जब आपके कैंडिडेट्स होंगे, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मामला जो है ना वो इतना ज़्यादा होगा। ये 2013 में भी आपको मालूम ही है कि जो डिफेंस में उन्होंने फिर वो डांस ना, नईम साहब कह रहे थे कि जनाब रात को पार्टी होती है तो पार्टी वाली ये तो पार्टी में डांस ही होता है और क्या होता है? इशू ये है कि ये बात भी है, ये पार्टी में डांस होता है और क्या होता है? वही मामला कुछ हल्कों पे होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम अब 130 की बात हो रही, मैं तो ग्राउंड रियलिटीज में जो देख रहा हूँ ना, मुस्लिम लीग नून सियासी कार्ड्स खेलने में बड़ी मैच्योर है। उन्होंने इस हल्के में जो अराई बरादरी है और कश्मीरी बरादरी जो डोमिनेटिंग है, कॉम्बिनेशन है, उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन, बिलाल यासीन को देख लें, आप मियां मरगूब को देख लें, नवाज शरीफ खुद कश्मीरी ऊपर बैठा हुआ है, वो सारा करके वो अपने जो बरादरियों का जो वोट बैंक है ना उसे लेके चल रहा है। तो मुझे मौका दोगे मैं 1 मिनट में दोनों का भी इनपुट ले लूँ, क्योंकि 1 मिनट 50 सेकंड है मेरे पास। क्या करूँ मैं? जी ले नहीं, क्या करूँ? हाँ, ये उसमें आपका क्या ख्याल है? ये जो सितारे बताते हैं, आप इसमें यकीन रखती हैं? इफ्तिखार, मैं तो समझती हूँ कि पीटीआई जो है यास्मीन राशिद से बहुत ज़्यादती कर रही है, क्योंकि वो खातून 3 दफ़ा तो हार चुकी हैं। ये गढ़ है नून लीग का, और मैं उस मुहिम में खुद शामिल थी जब कुलसूम नवाज के खिलाफ इनका जब। तो आपका मतलब सितारे सही कह रहे हैं? सही क्या कह रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि उनको पता है कि उन्होंने हार जाना है, मालूम नहीं क्यों उनको उठा के तो फिर मैदान में ले आते हैं। और वो जो बाई इलेक्शन हुई थी उसमें एक एमएनए पीटीआई का, एक यूसी का इंचार्ज था, फिर भी हार गई थी, उसका सोलरकार भी कोई और थे। जी साहब, अब आपको आज का प्रोग्राम खत्म करना है, हमारे पास आधे मिनट से भी कम है। बोलिए, आप सितारों में यकीन रखते हैं? पहली बात, आप सितारों में यकीन रखते हैं? अल्लाह बेहतर जानता है। चलें, ठीक है। अच्छा, बात ये है जी कि जिससे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त गढ़ा है मुस्लिम लीग नून का। वेरी गुड। और कोई बात? बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने चुना है। और
दूसरी बात ये है कि बहुत अवाम में बड़ी मैच्योरिटी आ चुकी है, शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया ने लोगों को बड़ा सिखा दिया है। सोशल मीडिया की पार्टी है, अभी भी आप तो जब पीटीआई में थी आप उस वक्त भी हम एग्री करते हैं। मेरा ख्याल है उस्मा आपका शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमेशा आप हमारे साथ तावन कीजिए इस इलेक्शन में। मेरी तरफ से पीटीआई के तमाम जो साबका मेंबर हैं और वो दूसरे सिंबल्स पे इलेक्शन लड़े उनको मैं खुश आमदेद कहूँगा। वो तशरीफ़ लाएँ जी, जल्दी मेरा ख़त्म करने को। देखिए मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझ पे कोई कभी मैं एक रात भी हवालात में नहीं रहा। एक मिनट बीबी, आपसे ज़्यादा बात ही नहीं है। मेरे ऊपर इस वक्त 23 पर्चे हैं, 302, उसके बाद बगावत 780 है। हर पर्चा मुझ पे है। 3 माह में जेल में रह के आया हूँ और इतनी ज्यादती पीटीआई के साथ की जा रही है। अगर ये जीत रहे हैं तो फिर इन्हें ये करने की जरूरत क्या है? हमारी तो हुकूमत नहीं है, उस्मा हमें क्या कह रहे हैं? हमारी तो नहीं हुकूमत है सरकार, हमें क्या कह रहे हैं? चौधरी साहब, नसीर साहब और जनाब मोहतरम क्या नाम है रहीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ख्वाजात, हमने सितारों की बात भी सुन ली और हमने सियासी कारकुनों की बात भी सुन ली। देखते हैं कि 8 तारीख को आज से 3 हफ्ते बाद अवाम क्या फ़ैसला करते हैं, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। और यही जमहूरियत है और हमें एहतराम करना चाहिए। लोगों से मैं कहूँगा 8 को ज़रूर जाएं, वोट डालें, जिस पार्टी को चाहे। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।